तो चलिए आज आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया की टेक्स्ट बुक के आखिरी और सच कहूं तो सबसे जरूरी चैप्टर को समझते हैं, जनसंख्या। देखिए, अब तक हमने जमीन, नदियां, जंगल, इन सब संसाधनों के बारे में पढ़ा है, पर आज हम उस एक सबसे बड़े संसाधन की बात करेंगे जो इन सभी को एक मतलब देता है, और वो है हम, यानी इंसान। आपकी एनसीईआरटी की किताब ठीक इसी सवाल से शुरू होती है, और ये सवाल बहुत गहरा है। जरा सोचकर देखिए, अगर हम इंसान ही न होते तो इन सारे संसाधनों का इस्तेमाल कौन करता? क्या तब भी कोयले को उस संसाधन कहा जाता? समाज और अर्थव्यवस्था कौन बनाता? तो इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है कि हर चीज इंसानों के रेफरेंस में ही मायने रखती है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर की पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हमें जनसंख्या के बारे में पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल स्टडीज में जनसंख्या ही वो सेंट्रल पॉइंट है, वो केंद्र बिंदु है जिससे बाकी सभी चीजों का मतलब और महत्व तय होता है। ये लाइन इस चैप्टर का पूरा सार है। सोचिए, कोयला तब तक सिर्फ एक काला पत्थर है जब तक इंसान उसे निकालकर इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी नहीं बना लेता। एक सुनामी तब तक सिर्फ एक लहर है जब तक वो किसी आबादी वाले इलाके से ना टकराए और आपदा न बन जाए। इसका मतलब सीधा सा है, इंसान ही प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी। हम ही अपने पर्यावरण को अर्थ देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या के क्या और कहाँ की। मतलब मार्च 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में कितने लोग थे और वो कहाँ कहाँ रहते हैं। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। हमारे पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, बस इतना सा। लेकिन इस जमीन पर हम दुनिया की 17.5% आबादी को संभालते हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारी जमीन पर जनसंख्या का दबाव कितना ज्यादा है। अब ये जो जनसंख्या का फैलाव है, इसे बेहतर समझने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। आसान भाषा में अगर हम 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक स्क्वायर बॉक्स बनाएं, तो भारत में औसतन 382 लोग उस बॉक्स के अंदर रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एवरेज डेंसिटी यही था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इस मैप पर एक नजर डालिए। आपको साफ साफ दिखेगा कि जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन यानी असमान है। एक तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं जहां डेंसिटी 1000 से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है जहां ये सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना बड़ा फर्क है। तो यहीं पर आपकी एनसीईआरटी किताब एक पहेली पूछती है, भाई ऐसा क्यों है कि कहीं इतने ज्यादा लोग रहते हैं और कहीं इतने कम? भारत में जनसंख्या के इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे क्या कारण है? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है और ज्योग्राफी से जुड़ा है। जहां इंसानों के रहने के लिए अच्छी कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में, जहां समतल जमीन है, उपजाऊ मिट्टी है, अच्छी बारिश होती है, वहां आबादी घनी है। और जहां रहना मुश्किल है, जैसे हिमालय की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ या राजस्थान के रेगिस्तान, वहां आबादी अपने आप कम हो जाती है। सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं पॉपुलेशन के डायनामिक पहलू की। पॉपुलेशन कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये तो लगातार बदलती रहती है। तो अब हम ये समझेंगे कि जनसंख्या की संख्या, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी बनावट में समय के साथ बदलाव कैसे आता है। पॉपुलेशन में बदलाव के 3 मेन इंजन होते हैं। पहला बर्थ रेट यानी जन्म दर, दूसरा डेथ रेट यानी मृत्यु दर, और तीसरा माइग्रेशन यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। बस इन्हीं 3 प्रक्रियाओं से जनसंख्या बदलती है। जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल इंक्रीज या प्राकृतिक वृद्धि। और भारत में हिस्टोरिकली जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से ज्यादा रही है, और यही हमारी जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण रहा है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी सवाल, एक और पहेली। एनसीईआरटी बताती है कि 1981 के बाद से जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार यानी ग्रोथ रेट कम हो रही है। तो सवाल ये है कि अगर रफ्तार कम हो रही है तो फिर हर दशक में जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या कम क्यों नहीं हुई? ये कैसे हो सकता है?
देखिए, इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि 1981 में ग्रोथ रेट 2.22% थी, जो 2011 में घटकर 1.64% रह गई। तो ये बात तो सच है कि ग्रोथ की रफ्तार धीमी हुई है। फिर भी कुल लोग ज्यादा क्यों जुड़े? इस पहेली का जवाब है हमारा विशाल बेस पॉपुलेशन। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक छोटा सा स्टार्टअप। बड़ी कंपनी का सिर्फ 2% प्रॉफिट भी स्टार्टअप के 50% प्रॉफिट से कहीं ज्यादा हो सकता है ना? ठीक वैसे ही भारत की विशाल जनसंख्या जो 1 अरब से भी ज्यादा है, उस पर 1.64% का छोटा सा ग्रोथ रेट भी हर साल करोड़ों नए लोग जोड़ देता है। तो अब तक हमने कितने लोग और कहाँ रहते हैं की बात की। अब बात करते हैं कौन हैं, यानी हमारी जनसंख्या की क्वालिटी या उसकी विशेषताएं क्या हैं, और किसी भी देश के विकास के लिए यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। हमारी जनसंख्या में मोटे तौर पर 3 एज ग्रुप्स हैं। पहले हैं बच्चे, जो 15 साल से कम हैं और डिपेंडेंट हैं। दूसरे हैं वर्किंग एज लोग, 15 से 59 साल के, जो देश की रीढ़ हैं। यही लोग काम करके अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और तीसरे हैं वृद्ध, जो 59 से ज़्यादा हैं और ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा बहुत बड़ा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। पॉपुलेशन की क्वालिटी का एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर है लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिए। सेंसस के हिसाब से साक्षर वो व्यक्ति है जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज़्यादा हो और वो किसी भी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो। सीधी सी बात है, एक पढ़ा लिखा नागरिक ही देश के विकास में बेहतर योगदान दे सकता है। अब देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी हमारी कामकाजी आबादी क्या काम करती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब खेती-बाड़ी, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी मतलब सर्विसेज। एक विकासशील देश की निशानी है कि उसकी ज़्यादातर आबादी प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की तरफ जाती है। इसी तरह सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये भी पॉपुलेशन की क्वालिटी का एक ज़रूरी सोशल इंडिकेटर है। तो अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, डेंसिटी, ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी, इन सब का देश की तरक्की और सरकारी नीतियों से क्या लेना देना है? असल में एक स्वस्थ, शिक्षित और हुनरमंद जनसंख्या ही देश के विकास का इंजन होती है। यही हमारा कॉन्सेप्ट कनेक्शन मैप है। सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई। इसका मकसद सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि उसकी क्वालिटी सुधारना था। जैसे 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, बच्चों की मृत्यु दर कम करना, सबको टीके लगवाना और परिवार कल्याण को एक पीपल्स प्रोग्राम बनाना। ये सब इसलिए ताकि हमारी पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव एसेट बन सके। चलिए, अब एक गहरी सांस लीजिए और पूरे चैप्टर का एक फास्ट रिवीजन करते हैं, ताकि सारे मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएं और आप एग्जाम में बढ़िया जवाब लिख सकें। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है? पहला, लोग ही संसाधनों को मतलब देते हैं। दूसरा, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन असमान है, जिसके पीछे ज्योग्राफी है। तीसरा, पॉपुलेशन में बदलाव जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन से होता है। चौथा, हमारा बेस पॉपुलेशन बड़ा है, इसलिए ग्रोथ रेट कम होने पर भी एब्सोल्यूट नंबर्स ज़्यादा बढ़ते हैं। और अंत में एक फाइनल टीचर्स नोट, एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है लोग कहाँ हैं और डेंसिटी बताती है एक जगह पर कितने लोग हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, एक स्वस्थ, पढ़ी लिखी और हुनरमंद आबादी ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये नहीं है कि हमारी आबादी कितनी है, बल्कि ये है कि हमारी आबादी कितनी सक्षम है।